Okay, our next topic is सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है? ये एपेक्स, एपेक्स का मतलब हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन होता है देश के बैंकिंग सिस्टम का। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि एक देश में जितने भी बैंक काम कर रहे होते हैं उन सारे बैंकों को रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट के ऊपर आप लोग देख सकते हो लिखा रहता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इस बात की मतलब मोहर है, कह लो इस बात का सबूत है कि वो नोट किसने इशू किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी कि सेंट्रल बैंक जो है उसका काम जो होता है वो नॉर्मल बैंकों से थोड़ा सा अलग से होता है। कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स में डिफरेंसेस लिखा हुआ है। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है और कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कोई एपेक्स इंस्टीट्यूशन नहीं होते, बस वो उनका अपना एक कस्टमर बेस होता है, कंज्यूमर बेस होता है। उनकी कोई बात यानी कि उनकी अपनी पॉलिसी को कोई दूसरा बैंक नहीं मानता। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम नहीं करता। कॉमर्शियल बैंक पैसा कमाने के लिए कॉमर्शियल पर्पस के लिए काम करते हैं। ठीक है, तीसरी बात, सेंट्रल बैंक आम पब्लिक से डील नहीं करता है। समझते हो? सेंट्रल बैंक जो है वो आम पब्लिक से डील नहीं करता। जैसे कॉमर्शियल बैंक होता है, पब्लिक का अकाउंट अपने बैंक में ओपन करेगा और बाकी बैंकिंग फंक्शंस को पब्लिक के लिए अवेलेबल करवाएगा। सेंट्रल बैंक ये सारे काम पब्लिक के लिए नहीं करता। चौथा फ़र्क ये है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक को इस बात का अधिकार होता है कि वो नोट्स को इशू कर सके। किसी भी कॉमर्शियल बैंक को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो नोट इशू करे। हालांकि कॉमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। कैसे? लोन देके, क्रेडिट क्रिएशन के जरिए। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन के जरिए मनी सप्लाई को एक इकोनॉमी में इंक्रीज करता है, मगर असली पैसे को रुपये के फॉर्म में, नोट के फॉर्म में इशू करने का अधिकार उसको नहीं होता। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं सेंट्रल बैंक के। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ये टॉपिक ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इम्पॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला फंक्शन ये है बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू, इसका मतलब क्या हुआ? ये वो बैंक है जो सब कुछ इशू करता है, सारे नोट्स को, करेंसी वगैरह को इशू करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन होता है नोट इशू करने का, एक्सक्लूसिव पावर, राइट, अधिकार सेंट्रल बैंक के पास होता है। सिवाय सेंट्रल बैंक के कोई भी और इंस्टीट्यूशन नोट को इशू नहीं कर सकता। किसी को भी इस बात का अधिकार नहीं होता है कि वो नोट्स को इशू करे। ठीक है, तो इसकी वजह से सेंट्रल बैंक का जो कंट्रोल होता है मनी सप्लाई के ऊपर वो बहुत ही पुख्ता और मजबूत रहता है, क्योंकि सारा पैसा अल्टीमेटली जाना किसके थ्रू है? सेंट्रल बैंक के जाना है। ठीक है, तो पूरा इकोनॉमी के अंदर जितना मनी सप्लाई हो रही है उस मनी सप्लाई के ऊपर चेक और कंट्रोल इस तरह से सरकार का या फिर यूँ कह लो कि सेंट्रल बैंक का रहता है। ठीक, और गवर्नमेंट जो होती है वो जो है ज़रूरत के हिसाब से सेंट्रल बैंक को डायरेक्ट भी कर सकती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह को फ्रेम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सेंट्रल बैंक। पहला वाला पॉइंट है बैंक ऑफ इशू, यानी कि सारे नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। बस इतनी सी बात है, बाकी इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं है। सेकंड है बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। देखो ध्यान देना, बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर, ये सारे काम करता है सेंट्रल बैंक। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए ये सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। देखो सेंट्रल बैंक, पहली चीज तो बैंकर होता है। देखो बैंकर कौन होता है? जो हमारे लिए बैंकिंग के फंक्शंस करे। हमारे लिए बैंकिंग के फंक्शंस कौन करता है? कमर्शियल बैंक। ठीक है, हमको लोन देगा, हमसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा, ये सारे फंक्शन हमारे लिए कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है। ठीक है, यही सेम फंक्शन यानी कि लोन देने का फंक्शन, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने का फंक्शन गवर्नमेंट के लिए कौन करता है?
सेंट्रल बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक का जो कस्टमर होता है वो कौन होता है? गवर्नमेंट। बात समझ में आई? हालांकि यहाँ पर कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं होता है, बट सरकार के पैसों का, सरकार के लेन देन का हिसाब कौन रखेगा? तो सेंट्रल बैंक रखेगा। ठीक है। दूसरी बात, फिस्कल एजेंट होता है सेंट्रल बैंक। फिस्कल एजेंट का मतलब सरकार के बिहाफ पर फिस्कल पॉलिसीज को, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेब्ट, इन सारी चीज़ों को देखने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। यानी कि गवर्नमेंट रेवेन्यूज हो गए, सरकारी कमाई, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो गए, सरकारी खर्चे, गवर्नमेंट के डेब्ट हो गए, इन सारी चीज़ों को देखने का, समझने का सारा हिसाब किताब सारा कौन करता है? सेंट्रल बैंक। उसके अलावा एडवाइजर भी होता है, सलाहकार। ठीक है, जैसे अकबर का एडवाइजर था बीरबल, समझ रहे हो? बस बिल्कुल वैसे ही सरकार को एडवाइस करता है कि आप कौन सी पॉलिसी बनाइए, देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए क्या चीज़ सही रहेगी। ठीक है। आज क्या होता है ना हमारी कंट्री में, अगर सेंट्रल बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक क्या एडवाइस कर रहा है? सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर वगैरह होते हैं वही एडवाइस करते हैं। तो अगर सेंट्रल बैंक के गवर्नर वगैरह कोई एडवाइस सरकार को, मोदी जी को, सरकार को एडवाइस देना, तो हमारे मोदी जी नहीं, वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर चचा, तो मोदी जी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गवर्नर को ही चेंज कर। देखो रघुराम राजन के साथ क्या हुआ। रघुराम राजन की एक स्टेटमेंट अभी आई थी। रघुराम राजन ने कहा था कि अगर स्कूल अब नहीं खोले गए तो एक पूरी नस्ल निकम्मी रह जाएगी। देख लो क्या हो रहा है, एक पूरी नस्ल को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और क्लास सेकंड से लेकर के, देखो जो बिल्कुल बच्चे छोटे क्लास में, चलो उनकी रिकवरी की गुंजाइश है। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th इन 4 क्लासेस में जो बच्चे रहे होंगे, उनका करियर आने वाले समय में चौपट कर दिया इन्होंने। क्या पढ़ेंगे वो? क्या पढ़ेंगे बताओ? सर चाय बेच के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे भाई, अगर चाय बेच के प्रधानमंत्री वाकई बन जाए तो हम घर से बाहर ठेला लगा ले चाय का। हमें चाय बनानी भी आती है, उसको कोई मसला नहीं है, पूरा खाना बना लेते हैं यार, घर का पूरा काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि सिर्फ और सिर्फ धोखेबाजी, धोखाधड़ी चल रहा है। चलो खैर, सर इस टाइम तो गवर्नमेंट एडवाइस कर रहा है सेंट्रल बैंक को। बहरहाल सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन ये है कि सेंट्रल बैंक एडवाइजर है सरकार के लिए। तीसरा फंक्शन ये है बैंकर टू द बैंक्स। देखो बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है सेंट्रल बैंक, और बैंकर टू द बैंक्स भी है। यानी कि बैंकों के लिए भी बैंकिंग फंक्शन सेंट्रल बैंक करता है। देखो बैंक के पास जो पैसा एक्स्ट्रा होता है किसी कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक के पास ले जाकर के डिपॉजिट करता है। इस डिपॉजिट के ऊपर अक्सर कमर्शियल बैंक को कुछ न कुछ इंटरेस्ट भी सेंट्रल बैंक की तरफ से मिलता है। मतलब अक्सर क्या मिलता है ये तो बैंकर है बैंकों के लिए भी। इसको कहते हैं सारे बैंकों का पापा बैंक। सेंट्रल बैंक पापा वाली फंक्शन करता है ना, तो सेंट्रल बैंक क्या हो गया? बैंकर टू द बैंक्स हो गया। यानी कि वो पर्टिकुलर सर्विस जो कमर्शियल बैंक हम लोगों को देता है, वही पर्टिकुलर सर्विस कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेता है। यानी कि सेंट्रल बैंक ग्रांटिंग ऑफ लोन्स देता है किसको? कमर्शियल बैंक्स को। सेंट्रल बैंक एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स देता है किनसे? कमर्शियल बैंक से। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिश्ता समझ में आया क्या हो गया? और ये भी समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल बैंक अगर हम लोगों से, यानी कि आम पब्लिक से डील नहीं करता तो आगे किससे डील करता है? तो सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से और बाकी कमर्शियल बैंक से और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और दूसरे देश की सरकारों से डील करता है। दूसरे देश की किसी सरकार ने कुछ पैसे हमारे पास डिपॉजिट किए, वो सब आरबीआई देखता है। कोई आम बैंक उसमें दखलंदाजी या मदाखलत नहीं करता। ठीक है, देखो कई और चीज़ें बैंकर टू द बैंक्स में आगे लिखी हुई हैं घूम फिर के वही सारी बातें। ठीक है, सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये सब बताया जाता है। तो जस्ट रीडिंग टॉपिक है, और ना भी रीड करोगे अगर बैंकर टू द बैंक्स में खाली इतना ही बता दोगे कि हाँ ये पर्टिकुलर फंक्शन करता है तो भी सफिशिएंट है। सर कमर्शियल में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों बैंक आते हैं। प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक दोनों आता है कमर्शियल। देखो गवर्नमेंट बैंक्स जो है, सरकार ने कोई ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल सरकार के ही बैंक हो, उसमें तो स्टेक्स वाला मामला रहता है ना। मामला स्टेक वाला होता है कि भाई सरकार का भी उसमें कुछ स्टेक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी स्टेक है।
ये होता है मसला। हाँ, जो बैंक नेशनलाइज्ड हैं उनका राष्ट्रीय कदम कर दिया गया, यानी कि उन बैंकों की प्रॉपर्टी को देश की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है, तो वो बैंक हाँ सरकारी होते हैं, मगर होते वो कमर्शियल हैं। ठीक है, कमर्शियल का मतलब उनका मकसद पैसा कमाना ही होता है। अब भाई जो मालिक होगा उससे ही वो पैसा बिलोंग करेगा। मालिक कौन है? सरकार है, सरकार से वो पैसा बिलोंग करता है बस। चौथा है कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज। सिंपली लिख दिया जाए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब जिसके अख्तियार में हो, जिसके कंट्रोल में हो, जिसकी कस्टडी में हो। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरे देशों का पैसा, डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, रियाल हो गया, और क्या क्या चलता है भाई, बहुत सी करेंसीज दूसरे देशों की। सिंपली कह लिया जाए दूसरे देशों की जो करेंसीज होती हैं वो करेंसी पूरी की पूरी कौन किसकी कस्टडी में होती है? सेंट्रल बैंक की कस्टडी में होती है। ठीक है, यही सेंट्रल बैंक की कस्टडी में रहती है। इसीलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होता है तो वो बगैर सेंट्रल बैंक को पता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको किसी भी देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कुछ करना है, मान लो एक्सपोर्ट तो नहीं भी, बट अगर इंपोर्ट करना है तो उस देश की करेंसी आपको चाहिए होगी। वो करेंसी कौन देगा? सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज का। जितने भी देश का फॉरेन एक्सचेंज होता है, देश में दूसरे देशों में करेंसी आती है, वो सारी करेंसी किसके पास होती है? सेंट्रल बैंक के पास। और जो बाहर से जो पैसा आता है वो भी हाँ, सेंट्रल वही बैंक उसी की तो बात कर रहे हैं। बाहर का जितना पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा इनके पास होता है, और उस पैसे के बराबर में मतलब उस पैसे को कन्वर्ट करके, उसी पैसे को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके जिसका वो पैसा होता है, जिससे बिलोंग करता है, उसको दे दिया जाता है। सपोज कर लो, अबे आसान से एग्जांपल दुबई ट्रेजर जैसे। दुबई गए थे, और दुबई के में जाने के बाद वहाँ से हमने कुछ 1000 क्या चलता है दिरहम, 1000 दिरहम हम वहाँ पर कमाए और लेकर के आए। तो सरकार हमसे 1000 दिरहम ले लेगी, बदले में हमको 1000 दिरहम के बराबर का जितना पैसा हुआ वो दे देगी। वो 1000 दिरहम किसके पास गया? गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक। तो उनकी कस्टडी में रहेगा पैसा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, उसके बाद क्या है? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। उम्मीद की आखिरी किरण है भाई। यस सर। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, चाहे कोई कमर्शियल बैंक हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर कहीं से कोई पैसा उधार नहीं मिलेगा तो इनसे मिलेगा। इनसे इसलिए मिलेगा क्योंकि भाई ये तो पैसा छाप सकते हैं ना, इनके पास तो पैसा छापने की मशीन है। मनी हाइस्ट देखा है तुम लोगों ने? मनी हाइस्ट वेब सीरीज, उसमें क्या करते हैं वो जो लुटेरे रहते हैं वो लोग लूटते नहीं है, मतलब वो लोग पूरे के पूरे एक मिंट के ऊपर, मिंट का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पर नोटें छपती हैं, या फिर वो मिंट भी नहीं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मिंट तो जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसको मिंट बोलते हैं। अमेरिकन मूवी है ना? हाँ मनी हाइस्ट अमेरिकन मूवी। हाँ, अमेरिकन वेब सीरीज है। ठीक है, इसमें नहीं अमेरिकन नहीं यार, स्पेनिश है, स्पेनिश है, खैर कहीं की भी हो, नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स वाली मनी हाइस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं वो पूरा का पूरा वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर मनी पैसा छपता है उसको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी कि पूरा पैसा छापते हैं बाकायदा। ठीक है, तो भाई लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट है कौन? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को अधिकार है कि वो पैसे छाप सकता है। तो गवर्नमेंट हो चाहे कोई कमर्शियल बैंक हो, अगर उसको लोन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे तो कौन देगा? लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 6th वाला है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन और ट्रांसफर तुम्हारा बैंक अकाउंट है यस। कहाँ? कौन सा बैंक में? हाँ, तुम्हारा बैंक अकाउंट ही नहीं है। मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में है। अब सपोज करो तुम्हें इनको 10,000 रुपये का पेमेंट करना है, तुमने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक काट के इनको दिया, यूनियन बैंक में इनके पास पहुंचा। ठीक है, अब इनके बैंक के कर्मचारी उस चेक को क्लियर करने के लिए क्या करेंगे? चेक को क्लियर करने के लिए वो चेक रख के पैसा दे देंगे। चेक को क्लियर करने का मतलब भाई तुमने अपने खाते से पैसा कटवाना है ना, तो यूनियन बैंक अलग बैंक है, बीओबी अलग बैंक है। पैसा पीओबी से निकल के यूनियन बैंक वाले खाते में आना है, कैसे आएगा? देखो, अगर बीच में रिजर्व बैंक ना हो तो नॉर्मल प्रैक्टिस ये होगी कि यूनियन बैंक का कर्मचारी जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा,
वो चेक दिखाएगा, पैसा कैश में लेकर के आएगा, फिर यूनियन बैंक में वो पैसा आएगा। बोल ले भाई, यूनियन बैंक में आएगा फिर पैसा जमा हो जाएगा खाते में। तो लंबा चौड़ा काम है। और ये हमने सिर्फ एक चेक का एग्जाम्पल दिया, दिन भर में हजारों चेक आते होंगे बैंक के पास, और अलग अलग बैंकों के आते होंगे, यूनियन बैंक का, इस बैंक का, उस बैंक का, बैंक का, ये वो दुनिया भर के बैंकों का। रिजर्व बैंक जो करता है क्लियरिंग हाउस का फंक्शन, वो कैसे करता है? डेबिट और क्रेडिट के जरिए। ठीक है, सपोज करो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है और ये यूनियन बैंक का अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट। अब दोनों का खाता, हमने तुम लोगों को एक फंक्शन ये भी बताया है, बैंकर टू द बैंक्स, यानी कि जो बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, इन बैंकों का खाता भी कहाँ खुला होता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक में बीओबी का भी खाता है, यूनियन बैंक का भी खाता है। क्लियर कैसे किया जाएगा? क्लियर ऐसे किया जाएगा, आपको ऑनलाइन ही होता है ना सारा मामला। क्लियर ऐसे किया जाएगा कि भाई सपोज करो यूनियन बैंक का अगर चेक 10,000 रुपये का विड्रॉ हुआ है, सॉरी बीओबी का एक चेक यूनियन बैंक में गया विड्रॉ करना है, तो सिंपली 10,000 रुपये यहाँ डेबिट कर देंगे और यही 10,000 रुपये यहाँ को उठा करके क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस खाते में से पैसा निकल करके इस खाते में चला गया। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? कि दोनों के ही खाते रिजर्व बैंक के पास, एक अथॉरिटी के पास है, तो एक खाते से पैसा निकाल लिया, दूसरे खाते में पैसा डाल दिया, सिर्फ एक क्लिक के जरिए ये काम हो गया। तुम लोगों ने शायद कभी नोटिस किया हो या फिर ना नोटिस किया हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही होना है। ठीक है, सपोज कर लो मेरा तुम्हारा, हम दोनों का बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में 10,000 रुपीज़ का पेमेंट तुमने हमको किया है, तो वो चेक जो तुम आप दोगे तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। वजह क्या होती है? क्लियरिंग हाउस पे नहीं जाना पड़ता, दोनों आदमी के खाते एक ही अकाउंट में है, एक ही बैंक में है। तो क्या करेंगे बैंक कर्मचारी? तुम्हारे खाते से 10,000 रुपया डेबिट करके हमारे खाते में 10,000 रुपया क्रेडिट कर देंगे, इतना सा काम होगा। ठीक, यही सेम चीज देखो, क्योंकि एक ही अथॉरिटी के अंदर दोनों अकाउंट हैं, सही है। ऐसे ही एक अथॉरिटी है सेंट्रल बैंक, उस एक अथॉरिटी सेंट्रल बैंक के अंदर बीओबी का भी अकाउंट है, यूनियन का भी अकाउंट है, सिंडिकेट फलाना ढिमका जितने बैंक है सबका अकाउंट है। ठीक है, सबका अकाउंट है। तो जिसके खाते में से पैसा निकालना है उसके खाते को सिंपली डेबिट कर दिया, जिससे पैसा डालना है उसके खाते को क्रेडिट कर दिया। तो इस हिसाब से क्लियरिंग हाउस का फंक्शन होता है, किसमें? कमर्शियल सेंट्रल बैंक के जरिए क्लियरिंग हाउस का फंक्शन होता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक नहीं भाई, फंक्शंस ऑफ, देखो कमर्शियल बैंक का ही ये काम होता है। ठीक है, काम कमर्शियल बैंक का होता है, मतलब करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक आसान कर देता है। रिजर्व बैंक करता है उसका काम। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन ये होता है, क्लियर एक बैंक से पैसा निकाल करके दूसरे बैंक में पैसा डाल देना। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक के पास दोनों के ही अकाउंट्स हैं, दोनों के ही खाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन है। हाँ, सातवां खाली कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट बता दें, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अच्छा ये बताओ, अभी पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन। अब कैश रिजर्व जो होगा वो किसके कंट्रोल में रहता है? कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक के कंट्रोल में रहता है भाई। अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, कई सारे रीजंस होते हैं, उसमें से एक रीजन ये भी होता है ना कि भाई जैसे सेंट्रल बैंक जितना कैश इशू किया उतना ही मार्केट में होगा। ठीक है, रिजर्व बैंक जो क्या करता है, एक काम उसका ये भी है कि मार्केट में वो क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसमें फंक्शन कई सारे होते हैं। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं, एक को नाम दिया गया है क्वालिटेटिव मेथड, दूसरे को नाम दिया गया है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, ये दो मेथड से क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। ठीक है, अब इस क्रेडिट को कंट्रोल कैसे किया जाता है इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लो आप लोग, ये फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में डिटेल में बताया है, समझाया है। आई होप कि अगर कोई ऑनलाइन देखेगा और आप लोग
समझ में आएगा। अगर कोई देता है प्रोवाइडेड, हम तो लिंक चुपचाप डाल देंगे, ठीक है।